दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं आपके सामने जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा क्लास चल रही थी भौतिक विज्ञान की, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जो प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। और इस होली के पावन पर्व पर घटना चक्र नॉलेज की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले प्रश्नों की तरफ और देखते हैं। एमसीक्यू पर चर्चा करने से पहले हम कुछ वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे विद सॉल्यूशन। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले डी यानी कि ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तक तथ्यात्मक प्रारूप। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, लेंस निर्माण में चिकनी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता। किसमें नहीं किया जाता है? लेंस निर्माण में किसका प्रयोग नहीं हो सकता? चिकनी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट, मुक्त दोलन करती हुई कोई वस्तु जब किसी समान कला में दोलन करती हुई वस्तु या व्यवस्था के संपर्क में आती है तो उसका आयाम बहुत बढ़ जाता है। यह परिघटना अनुनाद कहलाती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के रूप में सारी क्लासें मिल जाएंगी। और उसके साथ में आधुनिक इतिहास की, मेडिवल हिस्ट्री की, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य की क्लासेस पढ़ी हुई हैं, और एशियंट हिस्ट्री की पूर्ण रूप से घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा जो क्लासें पढ़ाई गई हैं वह सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, और पॉलिटी की क्लासें पढ़ी हुई हैं। तो इन सभी की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल पर जाकर एक बार देख सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा एकास्टिक्स, सभी प्रकार की यांत्रिक तरंगों का अध्ययन है। क्या है? एकास्टिक सभी प्रकार की यांत्रिक तरंगों का अध्ययन है। अगला देखते हैं, लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बिंब को होलोग्राफी कहते हैं। अगला पॉइंट, लेंस के पीछे आँख के भाग में वाइट्रियस ह्यूमर भरा रहता है। लेंस के पीछे आँख के भाग में क्या भरा रहता है? वाइट्रियस ह्यूमर भरा रहता है। अगला पॉइंट, हवा में ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय घटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। अगला पॉइंट, धूप के चश्मे की शक्ति शून्य होती है क्योंकि चश्मे की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान होती है। किसकी वक्रता त्रिज्या समान होती है? क्योंकि चश्मे की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान होती है। धूप के चश्मे की शक्ति शून्य होती है इस कारण। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, आँखों की वर्ण यानी कि दृष्टिकोण या शंकु की उपस्थिति से प्रभावित होती है। अगला पॉइंट, यदि हम समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ता है। अगला पॉइंट,
दिया है सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेप कहते हैं। देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग के परावर्तन के कारण होता है। अगला पॉइंट, भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कितनी हर्ट्ज होती है? 50 हर्ट्ज। अगला पॉइंट, संस्पर्श लेंसों को पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। यानी कि संस्पर्श लेंसों को पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उसके रंगों को निर्धारित करती है। आवृत्ति के कारण प्रकाश की कई रंगों में विभक्त होता है। यानी कि आवृत्ति के कारण प्रकाश कई रंगों में विभक्त होता है। अगला पॉइंट, आयनों के रजतन के लिए सिल्वर नाइट्रेट प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्ध्य होती है। यानी कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्ध्य होती है। अगला पॉइंट, एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसे वह परावर्तित करता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बाइनोकुलर दूरबीन उपकरण का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अगला पॉइंट, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की नीली तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। अगला पॉइंट, एक सरल दूरदर्शी यानी कि सिंपल टेलीस्कोप के 2 उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है। एक सरल दूरदर्शी या टेलीस्कोप को 2 उत्तल लेंसों की सहायता से बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ईंट में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है क्योंकि ध्वनि की तीव्रता घनत्व पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट, युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं क्योंकि रडार संसूचन से बचाव हेतु आवश्यक होता है। अगला पॉइंट, ध्वनि विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न नहीं करती है। यानी कि ध्वनि विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न नहीं करती है। अगला पॉइंट, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M1 × M2 है। अगला पॉइंट, 3900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति 1 × 10⁻15 हर्ट्ज होगी। कितनी? 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। अगला पॉइंट, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? न्यूटन ने किया था।
अगला पॉइंट देखते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होगा? इस्पात में होता है। यदि एल्युमिनियम दिया जाए तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम लगा देंगे। कितना होता है एल्युमिनियम का? 6420। और इस्पात का कितना हो जाएगा, यानी कि स्टील का था हमारा 6260। लोहा का कितना बताया था? 6250। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर होगी, यानी कि v बराबर नीटा लेमडा। अगला पॉइंट है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह मायोपिया दृष्टि से पीड़ित है। यानी कि एक व्यक्ति जब करीब की वस्तु को नहीं देख पाता है तो वह किससे? मायोपिया से या मायोपिया दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? एक समान होती है। अगला पॉइंट, एक आवर्धक लेंस में एक सरल उत्तल लेंस होता है। अगला पॉइंट, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी या प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। यानी कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 3 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट है, जामुनी यानी कि श्वेत, जामुनी पर्पल श्वेत प्रकाश में वर्ण क्रम का भाग नहीं है। अगला पॉइंट, एक्स किरण का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी बिंबों के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा बहुत ही लंबा चौड़ा है। दिया है, एक नेत्र की बजाय दो नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है क्योंकि दोनों लेंस एक साथ बेहतर अभिमुखी शक्ति प्रदान करते हैं। इससे रेटिना का प्रखर प्रतिबिंब बनता है। दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों असम रूप प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी या त्रिविमीय दृष्टि प्रदान करता है तथा दोनों नेत्र मस्तिष्क में स्नायुओं द्वारा संयोजित रहते हैं, अतएव मस्तिष्क में तेजी से संदेश का संचारण करते हैं। आगे देखेंगे अगले पॉइंट की तरफ। दिया है, बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है। इसकी वजह पार्थिव विकिरण है। अगला पॉइंट, जब प्रकाश का लेंस में प्रसार होता है तो अवतल लेंस उसका अभिसरण करता है। अगला पॉइंट, किसी वस्तु में कंपन से ऊर्जा उत्पन्न होता है। किसी वस्तु में कंपन से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है, पीला और काला रंग को मिश्रित करने पर हरा रंग तैयार हो जाता है। कौन कौन सा रंग मिलाने पर? पीला और काला रंग मिश्रित करने पर हरा रंग तैयार होता है। आगे देखते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ।
दिया है पीला और काला रंग को मिश्रित करने पर, यह तो पॉइंट हो गया है हमारा। अगला पॉइंट है पेरिस्कोप की कार्य प्रणाली केवल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। पेरिस्कोप की कार्य प्रणाली केवल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला पॉइंट है सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ करीबन 60 dB होती है। सामान्य वार्तालाप की, अगर सिर्फ सामान्य वार्तालाप पूछा जाए, ऊंची आवाज़ यहाँ पर ना लिखा हो, तो सामान्य वार्तालाप अगर पूछा जाए या सामान्य बातचीत कहा जाए तो 45 dB आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फुसफुसाहट की बात की जाए तो 15 से 20 dB। पत्तों की सरसराहट 10 से 20 dB। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अपारदर्शी वस्तु का रंग परावर्तन के कारण दिखाई देता है। यानी कि अपारदर्शी वस्तु का रंग किसके कारण? परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला पॉइंट है समीकरण E बराबर mc² में c क्या है? c प्रकाश की गति है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को चक्र प्रति सेकंड में व्यक्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है रात्रिदर्शी उपकरणों में आवर्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट है प्रकाश पथ को प्रकाश का संचरण कहते हैं। अगला पॉइंट है समतल दर्पण की नाभीय लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है। अगला पॉइंट है दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी कितनी? 17.2 मीटर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है किसी नवयुवक को सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों को या आवृत्तियों का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। अगला पॉइंट मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? कैमरा के समरूप या सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला पॉइंट है निकट के दृष्टि का कारण है रेटिना की दुर्बलता। अगला पॉइंट जब दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं तो 5 प्रतिबिंब बनते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ या पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है रात्रि में देखने के लिए या रात्रि में देखने के यंत्र में सूक्ष्म तरंग इंफ्रारेड वेव का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारी आँखों का रंग परितारिका या आइरिस में मेलानिन की मात्रा पर आधारित है। अगला देखते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। विद्युत एवं चुंबकत्व ए लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य 2016-17 तथ्यात्मक रूप। और यहाँ पर भी हम कुछ तथ्यात्मक रूप जो दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है चीनी मिट्टी के बर्तन एल्यूमीनियम टंगस्टन एवं निकेल में से कौन सा
विद्युत का सुचालक नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन। अगला पॉइंट, चांदी, तांबा, सोना तथा एल्युमिनियम में से कौन अच्छे सुचालक हैं? तो ये सभी अच्छे सुचालक हैं। किसके? विद्युत के। चांदी, तांबा, सोना एवं एल्युमिनियम। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो किससे बना होता है? तो बना होता है सिलिकॉन का। जैसे भी कोई कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में जो छोटे छोटे चिप लगते हैं या छोटे छोटे और इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वह सिलिकॉन से बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी? तो कुल धारा घट जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? विभवांतर। अगला पॉइंट यहाँ पर, सर्किट में बिजली के प्रवाह यानी कि करंट का पता लगाने हेतु गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर एवं लैक्टोमीटर में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर। आगे देखते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ के रूप में। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। ए ट्रांसफार्मर, बी मोटर, सी विद्युत तापमापी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चारों में से एक उत्तर सही है और तीन उत्तर इसमें से गलत हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे इसकी व्याख्या को। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा होती है। मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा विद्युतमापी द्वारा विद्युत ऊर्जा का मापन किया जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उपरोक्त में कोई विकल्प सही नहीं है, अतः विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट या अगला प्रश्न है हमारा, आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पालन करता है। ए वर्ग नियम, बी व्युत्क्रम वर्ग नियम, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी ए तथा बी दोनों, यानी कि वर्ग का नियम और व्युत्क्रम वर्ग नियम। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी हम व्याख्या देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। समान आकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं व विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। कूलाम के अनुसार दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो कूलाम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ए डायनमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर, डी इंडक्टर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो वह हो जाएगी हमारी सी विद्युत मोटर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका बहुत व्यापक प्रयोग होता है। जल पंप, रेल इंजन, विद्युत पंखा, कल कारखानों की मशीनों आदि को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे इसकी। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके विपरीत विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है। ए ध्वनि से यांत्रिक और यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, सी ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, डी यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? ए प्रकाश ऊर्जा को ऊष्म ऊर्जा में, बी प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। एक फोटो विद्युत सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह युक्ति प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। इन सेलों का उपयोग टेलीविज़न व प्रकाशमापी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी रेडियो ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि टेलीफोन लाइनों में प्रवाहित ऊर्जा है तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। टेलीफोन का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। इसमें धातु की दो प्लेटों के बीच कार्बन के दाने रखे जाते हैं। इसमें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रवाहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में, डी एसी को डीसी में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी एसी को डीसी में, यानी कि परिशोधक का प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तन के लिए किया जाता है। बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। परिशोधक का प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तन के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन मोटर द्वारा होता है। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन तापायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है तथा उच्च वोल्टता में निम्न वोल्टता में परिवर्तन के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन के साथ में 4 पॉइंट दिए गए हैं और इन पॉइंटों के आधार पर हम ऑप्शन को चूज करेंगे। तो देखते हैं, इन चारों पॉइंटों पर नज़र डालते हैं एक बार। तो कौन कौन से गुण हैं देखते हैं। एक नंबर मोटा तार, नंबर 2 पतला तार, नंबर 3 निम्न गलनांक मिश्र धातु, नंबर 4 उच्च गलनांक मिश्र धातु। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो मोटा तार गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक जहाँ पर है वह तो बिल्कुल ऑप्शन काट देंगे। दिया है पतला तार, सही हो जाएगा। निम्न गलनांक वाला मिश्र धातु, तो यह भी सही है। उच्च गलनांक वाला मिश्र धातु, तो यह गलत हो जाएगा, यानी कि 4 जहाँ पर है वह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार बचेगा ऑप्शन हमारा कट पिट कर सी वाला ऑप्शन बच जाएगा, 2 और 3। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे एक बार। सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार निम्न गलनांक मिश्र धातु तथा तार पतला होना चाहिए, जिससे विद्युत परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह गल जाए तथा विद्युत परिपथ सुरक्षित रहे। इस कारण फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर
यानी कि लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। किस कारण? एसी धारा क्षति को कम करने के लिए, बी कॉपर क्षति को कम करने के लिए, सी हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने के लिए, डी घर्षण क्षति को कम करने के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा एसी धारा क्षति को कम करने के लिए बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है एसी धारा को क्षति को कम करने के लिए। देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे थोड़ा सा। बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग एसी धारा क्षति को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है तो कहाँ रखा जाता है? ए मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष यानी कि MNA के साथ, बी जियोमेट्रिक न्यूट्रल अक्ष के साथ, सी मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के लंबवत, डी जियोमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष के लंबवत। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष यानी कि MNA के साथ। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसका अगला पॉइंट। डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल यानी कि अक्ष के साथ रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध यानी कि RC होता है ए गति के व्युत्क्रमानुपाती, बी गति के समानुपाती, सी गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, डी गति के वर्ग के समानुपाती। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी गति के समानुपाती। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? तो इन चार ऑप्शनों में से देखते हैं। ए इसमें अधिक विद्युत ऊर्जा समाहित होती है, बी यह वोल्टेज के उतार चढ़ाव से मुक्त होती है, सी इसकी उत्पादन लागत काफ़ी कम होती है, डी न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे एक बार। प्रत्यावर्ती धारा को पावर हाउस से किसी दूरस्थ स्थान तक ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टेज पर भेजा जा सकता है एवं वांछित स्थान पर पहुंचने पर पुनः इसे निम्न आवश्यक यानी कि वोल्टेज में परिवर्तित कर लेते हैं। इस प्रकार पारसेड में ऊर्जा ह्रास बहुत कम होता है और पारसेड लागत भी बहुत कम आती है। ज्ञातव्य है कि डीसी का ट्रांसफार्मर की सहायता से इस प्रकार का पारसेड नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? ए प्रतिरोध, बी धारिता, सी प्रेरकता, डी डायोड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी धारिता। देखते हैं इसकी व्याख्या को। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को रोकने के लिए उपयोग होता है। डीसी वोल्टेज के लिए आवृत्ति 0 है, इसलिए कैपेसिटिव
रिएक्टेंस अनंत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी एयर कंडीशनर प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। ए टन में, बी प्रतिशत में, सी सीओपी में, डी तापमान में। तो किसी एयर कंडीशनर प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, किस में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से देखें तो हो जाएगा हमारा सी सीओपी में। बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। एयर कंडीशनर प्लांट की क्षमता सीओपी में यानी कि को एफिशिएंस ऑफ परफॉर्मेंस में व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगी। ए 1.1 वोल्ट, बी अधिकतम, सी न्यूनतम, डी शून्य। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा, यदि विद्युत प्रवाह वोल्टेज 90 डिग्री के फेज से बाहर है तो पावर होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शून्य। देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री के फेज के बाहर है तो पावर शून्य के बराबर होगी। अगला प्रश्न दिया गया है, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है। ए फ्लोरोसेंट पदार्थ व अक्रिय गैस, बी एक फिलामेंट परावर्ती पदार्थ व पारावाष्प, सी फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प, डी दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है। डी वाला ऑप्शन सही है। देखते हैं इसके व्याख्या पर एक बार नज़र डालेंगे हम। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प होता है। पारावाष्प प्लस आर्गन गैस ट्यूब में स्थित पारा गर्मी पाकर वाष्पित होती है तथा इससे विद्युत विसर्जन के परिणामस्वरूप बैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। जब ये किरणें ट्यूब की दीवारों पर पुते फास्फर पर पड़ती हैं तो वह उन्हें अवशोषित करके निचली आवृत्ति के प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या परिवर्तन होता है। ए डायनमो में, बी इलेक्ट्रिक हीटर में, सी बैटरी में, डी परमाणु बम में। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी बैटरी में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा हीटर वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत उपकरणों को क्यों
भू संपर्कित किया जाता है? ए, किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए। बी, आघात से बचाव के लिए। सी, खपत कम करने के लिए। डी, लघुपथित होने से बचाने के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी, आघात से बचाव के लिए। विद्युत उपकरणों को क्यों भू संकर्पित किया जाता है? आघात से बचाव के लिए। देखते हैं इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे एक बार। इलेक्ट्रिक प्रेस, पंखा, फ्रिज जैसे उपकरणों में जिनमें धात्विक ढांचा होता है, सुरक्षा की दृष्टि से भू संपर्कित तार का प्रयोग किया जाता है। यह तार अल्प प्रतिरोध परिपथ उपलब्ध कराकर सुरक्षा प्रदान करता है। वस्तुतः जब धात्विक ढांचे में कोई धारा प्रवाहित होती है तो यह उसे पृथ्वी के विभव पर कर देता है। परिणामस्वरूप प्रयोक्ता को तीव्र विद्युत आघात से क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 20। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है? ए, जूल का नियम। बी, ओम का नियम। सी, लेंज का नियम। डी, फैराडे का नियम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी, ओम का नियम। बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। वहनशील तरंग विद्युत धारा होती है। चालक के छोरों के बीच का महत्वपूर्ण अंतर अर्थात विभवांतर होता है। धारा एवं विभव में ताप आदि भौतिक अवस्थाओं के स्थिर रहने पर सीधा संबंध होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार विभव यानी कि वी प्रोपोर्शनल धारा आई या V बराबर आई आर, जहाँ पर R एक नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को ए, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। बी, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है। सी, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को। डायोड वाल्व में धारा केवल एक दिशा में बह सकती है, इसी कारण इसे वाल्व कहते हैं। चूंकि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, अतः इसे डायोड कहते हैं। वर्ष 1904 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ्लेमिंग के तापायनिक उत्सर्जन पर एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किया जिसके द्वारा उच्च निर्वात में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसे डायोड वाल्व कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। ए, वोल्ट मीटर। बी, एनीमोमीटर। सी, कंप्यूटरेटर। डी, एमीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी, एमीटर। निम्न यंत्र में से विद्युत धारा मापने का यंत्र है एमीटर। देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर
अगला प्रश्न है हमारा, ट्रायोड का प्रयोग होता है ए एम्पलीफायर के रूप में, बी दोलित्र के रूप में, सी ट्रांसमीटर के रूप में, डी ये सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि ट्रायोड का प्रयोग होता है ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी ये सभी में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। ट्रायोड एक प्रकार की युक्ति होती है जिसे एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक निर्वात कांच की ट्यूब होती है तथा 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए वोल्टता को कम करने के लिए, बी वोल्टता को बढ़ाने के लिए, सी विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए, डी विद्युत आवेश को उत्पन्न करने के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे एक बार। संधारित्र चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर पर्याप्त विद्युत आवेश संचित करने की युक्ति होती है। अगला प्रश्न है, वायु दबाव बनाती है ए केवल नीचे की ओर, बी केवल ऊपर की ओर, सी सभी दिशाओं में, डी यह दबाव नहीं बनाती। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वायु दबाव बनाती है सी सभी दिशाओं में, यानी कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दोनों दिशाओं में यह दबाव बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में आपूर्ति आवृत्ति यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन में छूट की अनुमति है, यानी कि परमिसिबल वेरिएशन है। कितना है? ए 5%, बी 10%, सी 2%, डी 3%। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी 3%। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी एक लाइन की व्याख्या। भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में 3% की छूट की अनुमति है। अगला प्रश्न है हमारा, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी ए कम चुंबकशील होने के कारण, बी अधिक धारण क्षमता के कारण, सी अधिक चुंबकशील होने के कारण, डी अधिक घनत्व के कारण। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। स्टील की अधिक धारण क्षमता के कारण उसे चुंबकित करना कठिन है, जबकि कच्चे लोहे को आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? ए संधारित्र, बी प्रतिरोधक, सी प्रेरक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए संधारित्र, यानी कि परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? संधारित्र को। देखते हैं इसका व्याख्या को इसकी देखेंगे एक बार। विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट का शक्ति गुणक संधारित्र को सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है।
संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? ए सबसे निचले, बी सबसे ऊपर, सी मध्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा बी सबसे ऊपर। देखेंगे इसकी एक लाइन की व्याख्या पर नज़र डालेंगे एक बार। वोल्ट की चूड़ी के सबसे ऊपर के भाग को क्रेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आज के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और हमने देखा इन प्रश्नों के साथ साथ में इनकी व्याख्या को भी। तो आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और फिर से हम एक बार सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।